आप सभी का एक नए अध्याय में स्वागत है। अब हम लोग बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर आता है न्याय, जस्टिस, उसके भाग 1 पे चर्चा करना चाहेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर के दौरान न्याय का अर्थ क्या होता है, न्याय का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ और न्याय के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं और रॉल्स का न्याय सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। तो हम न्याय पे चर्चा करना आरंभ करते हैं। देखिए, न्याय की संकल्पना बहुत प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है, परंतु आधुनिक युग यानी आज के मॉडर्न समय तक आते आते इसमें कई सारे मौलिक परिवर्तन आ गए हैं। वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः जस्ट मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्रवान हो, न्याय को फॉलो करता हो, केवल उसी पे विचार किया जाता था और व्यक्ति के अंतर्गत कुछ सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रेरित करते थे। देखिए, भारतीय परंपरा की यदि मैं बात करूं तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है और इन दोनों परंपराओं के साथ ये मान्यता जुड़ी हुई है कि सभी व्यक्ति सभी लोग जब अपने अपने निहित कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में अपने आप न्याय स्थापित हो जाएगा। देखिए, बहुत समय पहले जब प्रचलित मूल्यों और मान्यताओं को ही न्यायपूर्ण माना जाता था और यह दृष्टिकोण एक बनी बनाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतर भी था। जब न्याय की मुख्य समस्या यह थी कि समाज व्यक्ति से क्या चाहता है, परंतु आज के युग में सामाजिक परिवर्तन में बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं और जो कोई भी शक्ति को प्राप्त कर लेता है वो उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति का कहीं साधन ना बना ले, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। और ऐसी हालात में जो साधारण लोग हैं वो अपने आप को हमेशा विवश अनुभव करते हैं। अतः आज ये मांग की जाती है कि पहले सामाजिक व्यवस्था को, जो सोशल सिस्टम है, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, तभी जाकर के हम सभी लोग यानी सभी व्यक्ति, सभी इंसान अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा और सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का बराबर अवसर भी मिलेगा। देखिए, आज के युग में विशेषली सोशलिस्ट थॉट से प्रेरणा ली गई कि न्यायपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या बनी बनाई व्यवस्था को ही बनाए रखना होना चाहिए, बल्कि मॉडर्न कॉन्शियसनेस में जो आधुनिक चेतना है उसके अनुरूप सामाजिक परिवर्तन को यह बढ़ावा देता है। जहां परंपरागत दृष्टिकोण केवल व्यक्ति के चरित्र पे फोकस करता था, वहीं आज आधुनिक दृष्टिकोण, जो आधुनिक चिंतन है, उसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के वंचित वर्गों की दशा को सुधारने की मांग करना, समान सामाजिक अधिकारों की बात कहना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अवसर मिल सके। इसलिए यह विचार कि समाज की सभी मूल्यवान वस्तुओं का वितरण व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करता है। देखिए, कहना यह चाहता हूं कि जो सामाजिक न्याय का विचार है उसका कहना है कि सामाजिक जीवन में जितनी भी प्राथमिक वस्तुएं हैं, जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जैसे कि अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी का वितरण सही तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो किसी भी वजह से आज हाशिए पर रह गया है उसे भी अपने जीवन को विकास करने का और अपने जीवन को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का बराबर मौका मिल सके। देखिए, आज के युग में न्याय की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के प्रति वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों और सम्मान के साथ साथ जो दायित्व है और जो बाध्यताएं हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस है और जो बर्डन है, उनका आवंटन का भी उचित आधार होना चाहिए। और इसी क्रम में देखिए, सबसे पहले मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पे चर्चा करना चाहूँगा और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के उपरांत हम लोग अरस्तू के न्याय सिद्धांत पे चर्चा करना चाहेंगे। ये दोनों पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्लेटो और अरस्तू ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत न्याय को एक्सप्लेन किया था, व्याख्या दी थी। देखिए, कहा जाता है कि न्याय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जस्टिटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है
एक व्यक्ति, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करे। और आज के सामाजिक ताने बाने में कोई व्यक्ति या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तभी अपने आप को जुड़ा हुआ, अपना सामाजिक सरोकार समाज के साथ और समाज में रहने वाले लोगों के साथ तभी रख सकता है जब सामाजिक न्याय मौजूद हो। देखिए, प्लेटो ने न्याय की स्थापना करते वक्त मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहूंगा। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक, और उसमें उसने उस जमाने में नागरिकों के 3 सद्गुणों की पहचान की थी, और उस 3 सद्गुणों के आधार पर उसने 3 वर्गों की पहचान की थी। उसका कहना था कि यदि आप इंसान पर गौर करें तो इंसान के अंदर हमें 3 सद्गुण, वैसे उसने 4 सद्गुणों की बात की थी, मैं उस पर बाद में आऊंगा। अभी मैं 3 सद्गुणों की बात कर रहा हूं, वो आप समझ जाएंगे मैं क्यों कर रहा हूं। 3 सद्गुणों की बात की थी, साहस, संयम और शुद्धा। और ठीक इन 3 सद्गुणों के आधार पर उसने 3 वर्गों की बात की थी। उसका कहना था कि साहस तत्व की प्रधानता हमें सैनिक वर्ग में दिखाई देती है, और शुद्धा वर्ग, जो शुद्धा तत्व है, उसकी प्रधानता किसान, कामगार और उत्पादक वर्ग में दिखाई देती है। और जो संयम है वो हमें एक दार्शनिक शासक में दिखाई देता है। इसलिए यदि किसी समाज में न्याय की स्थापना करनी है तो बेहतर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने लिए नियत किए गए कामों को करते हुए एक दूसरों के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब जाकर के सही मायने में, सही अर्थों में न्याय की स्थापना होगी। और मनुष्य के व्यवहार पे उसने 3 बातें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। पहला उसको कहना था कि डिजायर या एपिटाइट, दूसरा उसका कहना था कि भावना या मनोवेग, और तीसरा उसका कहना था ज्ञान या चिंतन। इच्छा या तृष्णा तत्व के समकक्ष उसने उत्पादक वर्गों को रखा, और भावना या मनोवेग के आधार पर उसने सैनिक वर्ग को रखा, और ज्ञान वर्ग के आधार पर उसने जो दार्शनिक शासक वर्ग की बात की थी। और उसका कहना था यदि ये तीनों वर्ग अपने अपने लिए नियत किए गए कामों को करते हुए एक दूसरे के कामों में यदि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी जाके सही मायने में न्याय की स्थापना हो सकती है। और इसे उसने थ्योरी ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, कार्य विशेषज्ञता का सिद्धांत कहा था। देखिए, थोड़ा सा समअप करके आगे बढ़ता हूं जल्दी से। प्लेटो का कहना था कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए नागरिकों के 3 वर्ग, यानी दार्शनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग को उसने विभाजित किया। और उसने कहा कि यदि ये तीनों वर्ग निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो राज्य की व्यवस्था स्वयं सुचारू रूप से न्यायपूर्ण होती चली जाएगी। और प्लेटो का कहना था कि मनुष्य के व्यवहार के 3 मुख्य स्रोत हमें दिखाई देते हैं। पहला डिजायर या एपिटाइट यानी इच्छा या तृष्णा, दूसरा भावना या मनोवेग यानी इमोशंस, और तीसरा नॉलेज। और इसी के आधार पर उसने 3 वर्गों की बात की और कहा कि कोई भी वर्ग एक दूसरे के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब जाके सही मायने में न्याय की स्थापना हो सकती है। दूसरा हम लोग चलते हैं अरस्तु के न्याय सिद्धांत में। देखिए, अरस्तु ने न्याय पे चर्चा करते हुए 2 प्रकार के न्यायों में अंतर करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि पहला न्याय दिखाई देता है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा दिखाई देता है कॉम्यूटेटिव जस्टिस यानी प्रतिवर्ती न्याय। और उसका कहना था कि देखिए, वितरणात्मक न्याय का जो काम है वो विधायक का है, वो एक पॉलिटिशियन का है, और वहीं दूसरी तरफ जो वितरणात्मक न्याय है वो विधायक का काम है, और जो प्रतिवर्ती न्याय है वो न्यायपालिका का काम है। और प्रतिवर्ती न्याय का सरोकार लोगों के पारस्परिक लेन देन को नियमित करना है और अपराधों को दंडित करना है, और इसका मुख्य काम न्यायाधीशों का है ताकि समाज में न्याय की व्यवस्था बनी रहे। देखिए, अरस्तु का कहना था कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है, और अरस्तु का मानना था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा होने के कारण ही आज राज्य का अस्तित्व है। और न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसने 2 प्रकार के न्यायों में अंतर किया था। पहला उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरे की बात की उसने कॉम्यूटेटिव जस्टिस। इसी को प्रतिवर्ती न्याय भी कहा जाता है, परिशोधनात्मक न्याय भी कहा जाता है, और प्रतीकात्मक न्याय भी कहा जाता है। और वितरणात्मक न्याय का सरोकार है सम्मान और धन संपदा का वितरण करना, और ये एक विधायक के विचार क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, और इसके लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि नागरिकों को किस आधार पर
समान या असमान माना जाएगा। और अरस्तू का मानना था कि इस मामले में हमें कस्टम्स को देखना चाहिए, प्रचलित कानूनों को देखना चाहिए, परंपराओं को देखना चाहिए और इनका सहारा लेना चाहिए। लिखित कानून, उसका कहना था कि लिखित कानून इतने बेहतर नहीं होंगे क्योंकि जब सत्ताधारी चाहेगा इनको बदल सकता है। इसलिए अरस्तू ने एक वार्निंग दी थी कि मनुष्य के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून को बदला जा सकता है। अरस्तू ने तर्क दिया था कि वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन संपदा हो, इन सभी का वितरण अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन से होना चाहिए, बल्कि अर्थमेटिकल प्रमोशन से नहीं बल्कि जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि इनमें से सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उचित हिस्सा मिलना चाहिए। परंतु यहां पर प्रश्न उठता है कि इस योग्यता का निर्धारण कैसे किया जाए। कोई ना कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। इस बारे में अरस्तू का कहना था कि भिन्न भिन्न संविधानों के अंतर हमें योग्यता के भिन्न भिन्न अधिकार या भिन्न भिन्न आधार दिखाई देते हैं। देखिए, जहां तक प्रतिवर्ती न्याय का सरोकार है, इसके बारे में अरस्तू का कहना था कि लोगों के पारस्परिक व्यवहार को नियमित करना इसका काम है, अपराधियों को दंडित करना इसका मुख्य काम है और न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में ये आता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों के पारस्परिक लेन देन में दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर रहे, किसी के साथ भी धोखा ना हो, किसी भी एक पक्ष को हानि ना उठानी पड़े। और अपराध के मामलों में प्रतिवर्ती न्याय की मांग यह होगी कि जिस पक्ष को हानि पहुंची है उसे संपूर्ण क्षतिपूर्ति दी जाए। देखिए, अब मैं जिक्र करना चाहूंगा न्याय के विभिन्न प्रकार। देखिए, न्याय के विभिन्न प्रकारों में सबसे पहला आता है कानूनी औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय, लीगल फॉर्मल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस। साधारण शब्दों में आप यह समझ सकते हैं कि कानूनी औपचारिक न्याय का मतलब है एक देश में प्रचलित कानून, वो संविधान के आधार पर हो सकता है, वो किसी समझौते के आधार पर हो सकता है। और जब हम प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक न्याय की शब्दावली का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी देश का कानून किसी घटना को एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं होता। जब देश का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कानून की किताब में भी उसका कोई जिक्र नहीं होता, तो ऐसे में न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हुए न्याय प्रदान करने की कोशिश करें। दूसरा आता है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समान सामाजिक अधिकार। आर्थिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आर्थिक विकास का बराबर मौका मिलना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग बॉडीज में अपनी सहभागिता, जो निर्णय निर्माण की जो संस्थाएं हैं, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी बराबर मौका मिलना चाहिए। और तीसरी हम चर्चा करेंगे प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय पर। इसके उपरांत जो रॉल्स का जस्टिस है, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, अगले वीडियो लेक्चर्स पे उस पर चर्चा करेंगे। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, ये वाला जो प्रकार है प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव जस्टिस, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं शुरुआत से चलता हूं लीगल फॉर्मल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस। देखिए, जब कभी भी दो पक्षों में परस्पर विरोधी दावे आते हैं तो उनके बीच में न्यायपूर्ण फैसला करने के लिए या किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार या दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है, तब उसे हम लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब देश के कानून के अनुसार किसी अपराधी को दंडित किया जाता है या किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लीगल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वो कानूनी न्याय के तहत ही आता है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी हमें दिखाई देता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार फैसला देता है, तो वह भी लीगल जस्टिस का ही इस्तेमाल करता है। देखिए, कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है और उसे निष्पक्ष भाव से लागू करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कानूनी न्याय को औपचारिक न्याय की, फॉर्मल जस्टिस की श्रेणी में भी रखा जाता है। परंतु कानून की व्यवस्थाओं की सहायता से ही न्याय की सारी, हम सभी जानते हैं आज कानून है देश में,
लेकिन तब भी बहुत सारी समस्याएं कुछ ऐसी भी निकल आती है कि उन समस्याओं का समाधान कानून की पुस्तक में जिक्र नहीं होता। और जहां पर भी कानून साइलेंट होता है, वेग होता है, मौन होता है, स्पष्ट होता है, वह न्यायाधीश से प्राकृतिक न्याय के थ्रू जस्टिस किए जाने की उम्मीद की जाती है। और प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के उस अलिखित हिस्से होता है जहां किसी भी प्रश्न का उत्तर कानून की किताब में दर्ज ना हो, और वहां न्यायाधीश से अपने सेंस ऑफ जस्टिस, जो उसका न्याय बोध है, जो उसका अनुभव है, उसका सहारा लेने की आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है। देखिए, प्राकृतिक न्याय में कानून के पीछे छिपे हुए कानून को मान्यता दी जाती है। Most of the time, when the judiciary is tried to use the concept of natural justice, they are try to find out the law behind the laws. और उससे जुड़े हुए सिद्धांतों को ही आज प्राकृतिक न्याय की संज्ञा, नेचुरल जस्टिस की संज्ञा दी जाती है। और इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रामाणिकता, इसकी ऑथेंटिसिटी का सोर्स स्वयं नेचर है। और इसमें विश्वास किया जाता है कि सभी इंसान प्रकृति से रेशनल ह्यूमन बीइंग है, एक विवेकशील प्राणी है। देखिए, नेचुरल जस्टिस पे एक किताब लिखी थी H.C. मार्शल ने 1959 में, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में कुछ नियमों का जिक्र होता है। और स्वयं मार्शल ने खुद, जो H.C. मार्शल थे, उन्होंने नेचुरल जस्टिस के 2 मूल तत्वों का उल्लेख किया था। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा और दोनों पक्षों की सुनवाई अवश्य की जानी चाहिए। और देखिए, प्राकृतिक न्याय का विचार क्षेत्र आज धीरे धीरे और ज्यादा ब्रॉड होता चला जा रहा है, यहां तक इसे संपूर्ण न्याय का सारांश माना जाने लगा है। अब यह माना जाता है कि कानून की जिस अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर को हम रीति रिवाज या पूर्व दृष्टांत या अधिनियम, आई एम सेइंग दैट कानून की जिस या कानून का जो चर्चा आज की जाती है सुपर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे, प्रेसिडेंट के बेसिस पे, इनेक्टमेंट के बेसिस पे, उसके पीछे छिपे हुए न्याय के सभी सिद्धांत प्राकृतिक न्याय की श्रेणी में आते हैं। देखिए, दूसरा आयाम है न्याय का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, न्याय के इस्तेमाल पर विचार करते समय जब हम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर गौर करते हैं कि क्या वो न्याय के अकॉर्डिंग है या न्याय के विपरीत है, चूंकि हम सुविधाओं की दृष्टि से सामाजिक जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों को पहचान सकते हैं: सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। इसलिए राजनीतिक न्याय की भी चर्चा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। और देखिए, तीनों न्याय के एक ही सिद्धांत के प्रयोग क्षेत्र हैं। ये जो तीनों हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। सामाजिक न्याय शब्दावली में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का न्याय भी शामिल होता है। अगर आप लिमिटेड मीनिंग में देखें तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार किया जाए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, यानी लिंग के आधार पर विभाजन हो, कोई व्यक्ति गोरा हो या काला हो यानी रंग के आधार पर विभाजन हो, या जातिगत विभाजन हो, या धार्मिक विभिन्नता हो, या क्षेत्रीय विभिन्नता हो। किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा ना माना जाए और सभी लोगों को शिक्षा और उन्नति के समान अवसर सुलभ होने चाहिए और सब लोग इंसान होने के नाते इकट्ठे होकर मिलजुल कर लिटरेचर, आर्ट, कल्चर और टेक्निकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। और जहां पर विभिन्न पक्षों में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हो, जो विरोधाभास हो, कहीं झगड़ा हो, वहां पर सामाजिक न्याय का विचार निर्बल और निर्धन वर्ग को विशेष सहायता और संरक्षण की भी मांग करता है। देखिए, जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति दूसरों के जीवन को कंट्रोल ना करे, कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी शर्तों पर दूसरे से काम ना कराए, बल्कि सब लोगों को अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम के हिसाब से काम करने का मौका मिले, पुरस्कार मिले। और बाजार की जो शक्तियां हैं, जो मार्केट सेटअप है, जो मार्केट फोर्सेस हैं, वहां भी कोई व्यक्ति अपनी मनमानी शर्तों पर
दूसरों को वस्तुएं और सेवा प्रदान करने की शक्ति ना प्रदान करने, बल्कि सभी लोगों को अपनी अपनी कैपेसिटी और नीड के अकॉर्डिंग उचित शर्तों पर अपेक्षित वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार हो। देखिए, जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि पब्लिक पॉलिसीज का जब डिसीजन होता है, सार्वजनिक नीतियों का जब निर्धारण होता है, तो सबको प्रत्यक्ष रूप से बराबर हिस्सा लेने का मौका मिले, सबके पास बराबर अधिकार प्राप्त हो, सत्ता प्राप्त करने का मार्ग सभी के लिए खुला हो, और जो पब्लिक पावर का प्रयोग है, जो सार्वजनिक शक्ति है, वो सर्वहित को, सामान्य हित को, सार्वजनिक हित को ध्यान में रख के की जाए। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रस्तुत अर्थ में राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रमुखता देता है और आर्थिक न्याय समानता के आदर्शों को महत्व देता है, और सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श को, बंधुत्व के आदर्श को साकार करना चाहती है। और ये तीनों मिलकर ही सामाजिक जीवन में न्याय के व्यापक आदर्शों को स्थापित करने की बात करते हैं। देखिए, विस्तृत अर्थ में सामाजिक न्याय का मूल मंत्र यही होता है कि सामाजिक जीवन में जो भी लाभ है वो केवल गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि सर्वसाधारण को, निर्बल और निर्धन वर्गों को भी समुचित हिस्सा मिले, ताकि वे भी एक सुखी, सम्मानित और निश्चित जीवन जी सके। सोशल जस्टिस की मांग है कि आय और संपत्ति का सीधा संबंध श्रम और कर्तव्य पालन से होना चाहिए। विशेषाधिकार परंपरा या उत्तराधिकार परंपरा नहीं होनी चाहिए, और संपत्ति का अधिकार केवल तभी तक मान्य होना चाहिए जब कोई व्यक्ति श्रम करके, बचत करके किसी संपत्ति को अर्जित करता हो, या वह संपत्ति व्यक्ति के सामान्य सुख या उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हो। यहां मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये जो तीसरा आयाम है, प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस, है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, सामाजिक जीवन में न्याय को किस रूप में लागू किया जाए, इस विषय को लेकर के समकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमें प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के समर्थकों में मतभेद दिखाई दे रहा है। देखिए, साधारणतः न्याय के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को वो सब कुछ दिया जाना चाहिए जो उसका हक बनता है, और दूसरा, सजा या क्षतिपूर्ति के माध्यम से व्यक्ति को न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, जब हम प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं, प्राकृतिक न्याय कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता के विचार की तरफ संकेत करता है। जब लोगों के मध्य कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो प्राकृतिक न्याय निष्पक्षता के विचार की बात करते हुए सही प्रक्रिया और संसाधनों के उचित आवंटन की बात करता है। देखिए, प्राकृतिक न्याय ये मानता है कि सामाजिक जीवन में जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो प्राथमिक वस्तुएं, जैसे जॉन रॉल्स ने प्राइमरी गुड्स कहा था, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जैसे सर्विसेज हैं, प्रॉफिट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, इन सभी के आवंटन की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। यदि आपका प्रोसेस सही है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, तो उसके बाद किस व्यक्ति के हिस्से में क्या मिलता है, इस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और प्रोसीजरल जस्टिस के समर्थकों में हमें हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान दिखाई देता है। मैं आगे तेजी से इसको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध उन निर्णयों को लेना होता है जो समाज में अधिकारों की, कर्तव्यों की और भौतिक पदार्थों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं। वहीं तात्विक न्याय कानून व्यवस्था में सजा या क्षतिपूर्ति से संबंधित है, और इस न्याय का संबंध स्वेच्छाचारी व्यवहार को नियंत्रित करना होता है और वर्तमान कानूनों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लागू करना होता है। इसे प्रक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है, और प्रक्रियात्मक न्याय कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता के विचार की ओर संकेत देता है। ये लोगों के मध्य झगड़ों को निपटाती है, संसाधनों का उचित आवंटन करती है, और सामाजिक जीवन में न्याय के क्रियान्वयन को लेकर हमें प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, देखिए याद रखिएगा, तात्विक न्याय को सत्तावाचक न्याय भी कहा जाता है, और तात्विक न्याय को सामाजिक आर्थिक न्याय भी कहा जा सकता है। दोबारा से बोलना चाहूंगा, सामाजिक जीवन में न्याय को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए,
इसको लेकर हमें प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस में कुछ मौलिक अंतर दिखाई देता है। प्रक्रियात्मक न्याय मानता है कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों इत्यादि के जो आवंटन की प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए और इसके पश्चात किसको क्या मिलता है इस पर ज्यादा जिक्र और चर्चा नहीं करनी चाहिए। और ठीक इसके विपरीत जो सब्सटेंटिव जस्टिस है यानी सामाजिक आर्थिक न्याय है, तात्विक न्याय है, सत्तावाचक न्याय है, इग्नू के अंदर सत्तावाचक शब्द का इस्तेमाल किया है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तात्विक न्याय शब्द का इस्तेमाल किया। दोनों ही पर्यायवाची शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। तात्विक न्याय के समर्थक ये मानते हैं कि लाभों को, सेवाओं को और वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए, चाहे इसके लिए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यदि कोई एडजस्टमेंट भी करना हो तो वो भी किया जाना चाहिए। जहां प्रोसीजरल जस्टिस लीगल फॉर्मल जस्टिस से मिलता है, औपचारिक न्याय से मिलता है, वहीं सब्सटेंटिव जस्टिस का विचार सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से मिलता जुलता है। उदाहरण के तौर पर प्रक्रियात्मक न्याय का मानना है कि राज्य का कार्य देखना है कि कोई भी व्यक्ति या वर्ग छल से या बल से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचाए। इस विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार की तुलना को आप एक दौड़ प्रतियोगिता, जो एक रेस होती है, उससे भी मान सकते हैं। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इस बारे में पहले से कोई धारणा नहीं बचानी चाहिए। केवल उस दौड़ प्रतियोगिता का संचालन पूरी निष्पक्षता के साथ और सही प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए। देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानवीय व्यवहार का प्रमाण मानता है और प्रक्रियात्मक न्याय के लोगों का मानना है कि बाजार तंत्र अपने आप में उत्पादन के तत्वों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रक्रियात्मक न्याय मानकर चलता है कि बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श व्यवहार का आधार मानते हुए केवल सबके लिए समान नियम बना देने पर सभी मनुष्य अपने आप पारस्परिक संबंधों में एडजस्ट होने लगेंगे। देखिए, जहां तक सत्तावाचक न्याय की बात है, सब्सटेंटिव जस्टिस का समर्थकों का मानना है कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि के आवंटन की प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अगर आपकी न्यायपूर्ण प्रक्रिया है, इसके पश्चात किसके हिस्से में क्या आता है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए।